हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी के हम कई फैक्टर्स के बारे में जिक्र कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है लाइट। आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष बॉटनी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइट हम सभी जानते हैं। लाइट को मतलब प्रकाश। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश किधर से आता है? हमको प्रकाश सूर्य से मिलता है और प्रकाश इस पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि देखो, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस, ठीक, पुष्पों का खिलना, फ्लावर, पुष्पों का खिलना, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, और अगर हम देखें तो सीड जर्मिनेशन में भी इसका अहम रोल होता है, जिनको हम फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं। वो फोटोब्लास्टिक सीड तब तक जर्मिनेट नहीं होते जब तक उनको प्रकाश न मिल जाए। तो इस तरह से ये प्रकाश काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, आप देखेंगे तो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी जरूरी है। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनके रंध्रों के खुलने और बंद होने में प्रकाश का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम ओनली बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो देखो, प्रकाश जिस तरह से हमारे यहाँ पर आता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल रेडिएशन या ग्लोबल विकिरण। ग्लोबल रेडिएशन या ग्लोबल विकिरण, प्रकाश जिस रूप में धरती पर आता है ना, उसको हम ग्लोबल विकिरण कहते हैं या ग्लोबल रेडिएशन। हम जानते हैं कि जितना भी ये प्रकाश आ रहा है हमारी पृथ्वी पर, वो पूरा के पूरा प्रकाश हमें कहाँ से आता है? सन से मिलता है, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। ये हमको सूर्य के प्रकाश, सूर्य से मिलता है, ठीक है। तो सनलाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये सनलाइट हमें सन से मिलती है। और सन जो है वो एक गर्म गैस का तपता हुआ गोला है जिस पर हाइड्रोजन या हम कहें भाई हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम के परमाणुओं का निर्माण कर रहे हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन होने से जो एनर्जी बाहर निकलती है वही एनर्जी हमको लाइट के रूप में सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये हमको यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होती है सूर्य से। इसकी एनर्जी जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है, वो एनर्जी, सूर्य का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर अगर ये पृथ्वी से नजदीक होता तो इस ताप पर कोई भी जीवित नहीं रहता। इतना ज्यादा तापमान है ये। अगर वो सूर्य से जो निकलते हैं, सूर्य से जो किरणें या जो प्रकाश निकलता है वो फोटोन के रूप में होता है। तो फोटोन जो है उसको हम ऊर्जा के पैकेट्स कहते हैं, यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसके दो रूप होते हैं। एक तो कण रूप होता है, अगर वो कण रूप है तो उसको हम फोटोन कहते हैं। एक ये प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती है। प्रकाश जो है क्या कण और तरंग दोनों के रूप में होता है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग है सूर्य से पृथ्वी पर आने पर वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम इसे किलोमीटर में देखेंगे तो 3 × 10⁵ km
पर सेकंड होता है। इस तरह से इस वेग से चलता हुआ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट और लगभग 22 सेकंड में आ जाता है। इतने वेग से चलता हुआ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट और 22 सेकंड में पहुंच जाता है। तो ये जो प्रकाश आप देखते हैं इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये विजिबल लाइट को आने में 8 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्लोबल रेडिएशन में। एनर्जी बजट, या इसे हम ग्लोबल बजट भी कहते हैं। ग्लोबल बजट या इसे हम जितना प्रकाश हमारे पास पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम एक नाम देते हैं। इसका नाम है हीट बजट। हीट बजट, ये हीट बजट। हीट बजट में कितना तो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश आता है, ठीक है, कितना हमारी सतह के द्वारा अवशोषित होता है, कितना परिवर्तित होता है, किसका कैसे होता है, वो सब यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कि कितना खर्च कैसे होता है, कितना नहीं होता है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो देखो हमको पता है कि 100% हीट सन से आ रही है। एनर्जी कहां से आ रही है, ऊष्मा कहां से आ रही है, सूर्य से पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है। इसमें से अगर हम देखें तो 35% जो भाग है, बड़ा भाग होता है 35%। 35% भाग वायुमंडल द्वारा परावर्तित होता है, परावर्तित हो जाता है, यानी कि वो तो पृथ्वी तक आता ही नहीं है, वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाता है। अब इस 35% का भी डिवाइडेशन किया गया है। कैसे किया गया है? देखो ये जो 35% है इसका भी 27% तो बादलों द्वारा यानी क्लाउड्स द्वारा, 27% तो होता है बादलों द्वारा, 2% होता है बर्फ द्वारा, 2% आइस द्वारा होता है, और 27 2 29 जो 6% बचा हुआ है वो वायुमंडल के अन्य भाग जैसे एरोसोल द्वारा या वाटर वेपर द्वारा यानी कि जलवाष्प द्वारा। तो इन सब से मिलाकर के कुल मिलाकर 35% जो भाग है वो वायुमंडल में चला जाता है। अब बचा हमारे पास एक और अभी कि आने वाली विकिरण ऊष्मा का वह भाग जो सतह से परावर्तित होता है, आने वाली ऊष्मा का वह भाग जो सतह द्वारा परावर्तित होता है, क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं एल्बिडो। इसे हम कहते हैं एल्बिडो। तो जो भाग पृथ्वी की सतह द्वारा बाहर चला जाएगा या वापस चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, उसे हम नाम देते हैं एल्बिडो का। तो देखो यहाँ पर 35% भाग परावर्तित हुआ, ठीक है। उसके बाद बचा हमारे पास 65% भाग। तो 65% भाग का क्या होता है? देखो 65% भाग पृथ्वी पर अवशोषित होता है, पृथ्वी पर अवशोषित होता है कि पृथ्वी पर ये आता है, पृथ्वी पर अवशोषित होता है, ठीक है। अब इसमें से भी 14%, इसमें से देखो 14% वायुमंडल द्वारा, ठीक है, अवशोषित होता है। 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है। बचा 51%। तो 51% जो है, 51% पृथ्वी की सतह द्वारा
अवशोषित होता है। पृथ्वी की सतह द्वारा, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 65%। टोटल कितना हो गया ये 65%। 65% में से 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है, 51% पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है। अब ये जो है ना, इसमें से ये पृथ्वी की सतह द्वारा भौतिक विकिरण के रूप में परावर्तित होता है। यहां पर एक हेडिंग डालें तो ये वही भौतिक विकिरण के रूप में, भौतिक विकिरण के रूप में परावर्तित होता है। परावर्तित होता ही है भाई, जो भाग परावर्तित होगा उसको हम अलग ही देखेंगे, वो भौतिक विकिरण के रूप में परावर्तित होता है। तो देखो इसमें से 17% भाग जो है ये आकाश में परावर्तित होता है। ये कहाँ होता है? आकाश में परावर्तित होता है, भौतिक विकिरण के रूप में आकाश में परावर्तित हो जाता है। बचा कितना? 34% भाग बचा है। हम 34% भाग, अब ये जो 34% भाग है ये वायुमंडल द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? वायुमंडल द्वारा होता है, वायुमंडल द्वारा परावर्तित होता है। अब इसको भी अगर हम देखें तो इस 34% के भी डिवाइडेशन किए गए हैं। 34% में 9% भाग जो है, 9%, तो 9% भाग वायु धाराओं द्वारा होता है। वायु धाराओं द्वारा, एयर स्ट्रीम द्वारा, वायु धाराओं द्वारा वायु धाराओं द्वारा 2%, सॉरी 6% वायुमंडल द्वारा, 6% वायुमंडल द्वारा। अब बचा 19% भाग। कितना परसेंट बचा? 19% भाग जो है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा, 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा क्या होता है? ये अवशोषित होता है, अवशोषित, संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा अवशोषित। तो ये एक हमने यहां पर थोड़ा सा संपूर्ण जो विकिरण हमारी पृथ्वी पर आता है उसको देखने की कोशिश की। अभी इसमें से देखो 35% भाग चला गया वायुमंडल द्वारा परिवर्तित हो गया, ऊपर से ऊपर हो गया, पृथ्वी तक आया ही नहीं, उसका तो पता ही नहीं चला। 65% जो पृथ्वी पर आया उसमें से 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गया और 51% पृथ्वी की सतह पर अवशोषित हुआ। अब इस 51% में अगर आप देखें तो इस 51% में से 17% यानी कि जो भौतिक विकिरण है उसके रूप में आकाश में परावर्तित हो गया और 34% वायुमंडल द्वारा हुआ। 34% को बांटा गया है, 9% वायु धारा द्वारा हुआ, 6% वायुमंडल द्वारा हुआ और जो 19% है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा अवशोषित हुआ। तो यहां पर अगर हम देखें तो 34% तो ये और 14% ये, ठीक है। तो 34 प्लस 14% बराबर कितना हो गया? ये 48% तो ये हुआ, ठीक है। फिर 17% भी परावर्तित हो गया, तो 48 प्लस 17 बराबर 65% भाग तो इस ऊष्मा का परावर्तित ही हो जाता है भाई, ठीक है। क्या हो जाता है? ये परावर्तित, यानी कि 65% सूर्य ऊष्मा को नियंत्रित करता है। बाकी का जो तापमान जो थोड़ा बचता है वो पृथ्वी पर आता है, ठीक है। और पृथ्वी पर आने के बाद वो टेम्परेचर को बढ़ाता है जिससे हम थर्मामीटर के द्वारा नाप सकते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है इसे हम कहते हैं हीट बजट या ऊष्मा बजट, हीट बजट या ऊष्मा बजट। अब
प्रकाश के एक दो गुण होते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो इसके पास दो चीजें हैं। एक तो है एनर्जी, तीन चीजें हैं। एक तो है एनर्जी, एक होती है इसके पास फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और एक होती है इसके पास वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य। इसके पास तीन चीजें हैं, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी होती है कि मान लो कोई बिंदु है और इस बिंदु से एक इकाई समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति जो किरण होती है या फिर जो तरंग होती है वो इस तरह से चलती है, ऐसे एक उच्चिष्ट और एक निम्निष्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। तो एक चीज है कि एनर्जी ई समानुपाती होती है डायरेक्टली किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू लिख सकते हैं, लिखते ही है। ठीक है। तो एनर्जी किसके समानुपाती होती है, म्यू के। और जो वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/लैम्बडा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी समानुपाती म्यू अपॉन लैम्बडा। अर्थात एनर्जी यानी जो ऊर्जा है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है और आवृत्ति के समानुपाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो गुण होते हैं प्रकाश के अंदर। अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रकाश की कि जो प्रकाश इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा काम का होता है, सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, जिसको हम कहते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन, विकिरण। फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन। ये क्या होता है, देखो ये होता है भाई इस तरह से एक स्केल है, ऐसे इस स्केल पर चिन्ह लगाए गए, जैसे यहाँ पर 10⁻14, ये -12, ये -10, -8, -6, -4, -2, 1, 10⁻2, 4, 6, 8, इस तरह से। अब जो जितनी विकिरण होती हैं हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है वो सब विकिरण इन्हीं के अंदर है। यानी कि ये है सेंटीमीटर में है ये, और ये तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य है। सबसे पहले जो विकिरण होता है वो विकिरण होता है 10⁻⁻12 के बीच का, इस तरह से यहां तक। इसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। तो देखो जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, मैंने बताया ना अभी ई व्युत्क्रमानुपाती होता है म्यू अपॉन लैम्बडा। अर्थात जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इनकी तरंग दैर्घ्य कम है तो एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी। तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद और हम आगे चले तो यहां से आगे चलते हैं इधर, तो ये भाई 10⁻⁸ तक, 10⁻⁸ तक ये एक्स रेज है। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्सरे है। उसके बाद एक्सरे से आगे अगर हम चलते हैं तो -6 या -4 या -2, -4 तक यहां ये यूवी रेज है, पराबैंगनी किरण है। अब इसी जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है ये थोड़ा सा रीजन,
ये वाला, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। उसके आगे अपन जाएंगे यहां, तो दिस इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अब ये जो रीजन है, ये वाला, इसको हम विजिबल रीजन कह रहे हैं। ये रीजन, ये खुद 7 भागों में बटा होता है, खुद 7 भागों में बटा होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, VIBGYOR। ठीक है, तो ये लगभग 390 से स्टार्ट होता है और लगभग ये 700 तक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800। तो ये विजिबल रीजन है। हम जिसको विजिबल रीजन मतलब विजिबल लाइट, जिससे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। हम जो प्रकाश देखते हैं, अगर उस प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो फिर वो आपको 7 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। तो वो जो 7 रंग है ना, वो ये है, VIBGYOR। और इसी रीजन को हम कहते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो यहीं पर होती है। इन सब की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ये आती ही नहीं है, तो इनको तो ऊपर ही रोक लिया जाता है ओजोन परत के द्वारा। ये सब ये हमको दिखाई नहीं देती है, ऊपर से चलती है इंफ्रारेड। जैसे कि एग्जांपल के लिए रिमोट की किरण, रिमोट से निकलने वाली जो वेव्स होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है। तो वो ही है ये। उसके बाद देखो, फोटोसिंथेसिस की जब अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस नीले और लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। इंडिगो, आई एंड रेड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ग्रीन में सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पौधे ग्रीन लाइट को सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं, इसलिए ग्रीन लाइट में कभी भी या बहुत कम फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद प्रकाश की हम बात कर रहे हैं तो और एक गुण है प्रकाश का, प्रकाश तीव्रता, इंटेंसिटी। तो देखो, इंटेंसिटी जो है ये गर्मियों के समय में अधिक होती है, बारिश के समय में कम होती है, या फिर जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर कम होती है। तो गर्मियों के समय में कोई भी मॉइस्चर एनवायरनमेंट में नहीं होता है, सीधी किरणें पृथ्वी पर आती है, इसलिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। बारिश में वर्षा की बूंदें होती है, उन बूंदों से टकरा के प्रकाश बिखरता है और उतनी इंटेंसिटी या उतनी तीव्रता के साथ किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। उसके बाद प्रदूषण की वजह से जो लेयरिंग जो हो जाती है अपनी अर्थ सरफेस के ऊपर एक प्रदूषक की, तो उसकी वजह से वो जो किरणें होती हैं वो थोड़ी सी रुकती हैं ऊपर, तो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी या तीव्रता नहीं होती है। अब प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पादप फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो प्रकाश प्रिय हैं और एक होते हैं जो छाया प्रिय हैं। तो छाया प्रिय सायोफाइट्स,
तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि छाया प्रिय है। ये ऐसे पादप है जिनको छाया पसंद है, धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि ये कम प्रकाश तीव्रता में उग सकते हैं। दूसरे होते हैं प्रकाश प्रिय, ये ऐसे पादप है जिनको प्रकाश पसंद है। तो प्रकाश पसंद है हीलियोफाइट्स, जो उच्च ताप, उच्च धूप या उच्च प्रकाश में, हीलियोफाइट्स। छाया प्रिय छाया में उगते हैं, प्रकाश प्रिय प्रकाश में उगते हैं। इनके अलावा पादपों के दो ग्रुप और हैं, एक तो है हीलियोमॉर्फिक और एक होते हैं हीलियोप्लास्टिक। एक होते हैं हीलियोमॉर्फिक और एक होते हैं हीलियोप्लास्टिक। तो हीलियोमॉर्फिक क्या होते हैं? यदि हम पादपों को उच्च ताप पर उगाते हैं, हाई टेम्परेचर पर उगाते हैं, ऑन हाई टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में इन पादपों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण विकसित हो जाएंगे जिनको हम कहते हैं अडेप्टेशंस टू हाई टेम्परेचर, अडेप्टेशंस। ठीक है, और ये अडेप्टेशंस जो होंगे ना, ये इस हाई टेम्परेचर का जो प्रभाव होगा इसको हटाने के बाद भी बने रहेंगे। इसका मतलब है ये इनके आनुवांशिकी में है, अर्थात ये पादप जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जेनेटिकली एस्टैब्लिश्ड होते हैं, रासायनिक रूप से स्थायी होते हैं। ठीक है, अगर हम हीलियोप्लास्टिक की बात करते हैं तो ये वो पादप होते हैं जिनको अगर हम हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर रखते हैं या हाई प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, तो हाई प्रकाश में इन पादपों के अंदर अडेप्टेशंस तो आएंगे, लेकिन अगर हम उस कंडीशन को हटा देंगे तो फिर वो अडेप्टेशंस भी गायब हो जाते हैं। तो ये होते हैं हीलियोप्लास्टिक। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश के प्रभाव पौधों पर क्या क्या हो सकते हैं। देखो प्रकाश के प्रभाव, एक मिनट, अगर हम किसी सरोवर की बात करते हैं, जिससे मान लो सरोवर है, ठीक है, उस सरोवर की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उसके किनारों पर अधिक होती है। ठीक है, मध्य में यानी कि जो किनारों पर अधिक होती है उसको हम कहते हैं वेलाचली क्षेत्र, वेलाचली। दूसरा मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र होता है जहां पर ये प्रकाश कम पहुंचता है, मध्य क्षेत्र। और तीसरा होता है प्रोफंडल जोन, वहां पर तो बिल्कुल प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। तीसरा होता है प्रोफंडल, यहां पर तो प्रकाश बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है, नीचे की तरफ। ठीक है, वेलाचली सबसे ऊपर या किनारे वाला भाग होता है। मध्य क्षेत्र या इसको हम सरोवरी क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ पर ही जहां तक प्रकाश पहुंचता है। और प्रोफंडल जोन जो होता है वहां पर कभी प्रकाश पहुंचता नहीं, वो लगभग तलहटी वाला या तली वाला हिस्सा होता है जहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है। उसके बाद देखो प्रकाश के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के पादप होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, जैसे आप समझ रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं? देखो वैसे तो ये भी फिजियोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट दीप्तिकालिता से है, फोटो पीरियोडिज्म। देखो बात ये है कि जब एक क्रिटिकल टाइम होता है हर चीज का, जैसे मतलब एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, क्रांतिक प्रकाश या प्रदीप्त काल, फोटो पीरियड। अगर मान लो किसी पादप को 10 घंटे का फोटो पीरियड चाहिए, ये उसका क्रिटिकल टाइम है, तो अगर वो 10 घंटे का क्रिटिकल टाइम है, उससे कम पर यदि फ्लावरिंग करता है, कम पर फ्लावरिंग करता है, तो उसे हम कहते हैं
कि वो सॉल्ट डे प्लांट है। अगर उसमें 10 आवर्स से अधिक के ताप पर या अधिक के प्रकाश पर फ्लावरिंग होती है तो हम कहते हैं उसको लॉन्ग डे प्लांट है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि पौधे के अंदर पौधे को प्रकाश कितने समय के लिए मिल रहा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम क्रिटिकल टाइम से निकालेंगे कि क्रिटिकल टाइम पीरियड जो लाइट का उसको है वो उससे अगर कम पर फ्लावरिंग कर रहा है तब तो हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अगर वो उससे लॉन्ग उस पर कर रहा है, अधिक अधिक पर कर रहा है, तो हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे। तो लघु दिवसीय और दीर्घ दिवसीय पादप कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर यानी कि दिवस उदासीन डे न्यूट्रल प्लांट्स, उन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता। अब हम कुछ प्रकाश के प्रभाव की बात कर लेते हैं कि पादपों में प्रकाश जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी हो जाता है। तो देखो, पहला तो आपको पता ही है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो है फोटोसिंथेसिस। पादप क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादप अपना भोजन CO2 प्लस H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का पृथ्वी पर वितरण। दूसरा, पृथ्वी पर पादप वितरण, ये भी प्रकाश से ही प्रभावित होता है। कैसे होता है, देखो, ये है हमारी पृथ्वी इस तरह से, और ये हमारी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये अक्षांश है, ये दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो आप चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए चाहे किधर ही जाए, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं जैसे हम, या इधर नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे तापमान जो है वो घटता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा होता है। उससे ऊपर जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटेगा, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ तापमान डाउन हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है लो। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसी हिसाब से जो जो हम पहाड़ों की चोटी पर चलते हैं या ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे वनस्पति जो है वो अलग अलग प्रकार की अपने आप आती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति होगी, यहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति होगी, यहाँ पर अलग प्रकार की होगी, यहाँ अलग प्रकार की होगी। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपको दिखाई देगा। तो ये सब किससे होता है, प्रकाश से होता है। वाष्पोत्सर्जन तीसरा है, ट्रांसपिरेशन। ये तो आपको पता है भाई, ट्रांसपिरेशन की क्रिया हमेशा और हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होती है बाई लाइट। क्योंकि गर्मी के दिनों में या जब भी है, प्रकाश पौधों पर पड़ता है तो पौधों से रंध्रों के द्वारा जल की बूंदें बाहर निकलती हैं और जो हवा में उड़ जाती है, वाष्प बन जाती है, उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्लोरोफिल का निर्माण भी होता है भी, क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल का निर्माण भी इसी से होता है। देखो, शुरुआत में जब पत्ती होती है, निकलती है, तो वो होती है येलो। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो ग्रीन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि येलो कलर होता है, उसमें होता है प्रोक्लोरोफिल। प्रोक्लोरोफिल, और जब प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रोक्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल, और पत्ती का रंग जो है वो हरा हो जाता है, ग्रीन। तो क्लोरोफिल के निर्माण में भी ये सहायक होती है। उसके बाद देखो, स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोज्ड, यानी कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में भी इसका अहम रोल होता है। देखो, वैसे तो बहुत सारी क्या बोलते हैं, सिद्धांत दिए गए हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने के, लेकिन सभी सिद्धांतों को अगर हम देखते हैं तो ये सब सिद्धांत प्रकाश का ही अनुसरण करते हैं। तो जैसे ये है द्वार कोशिका, ये सहायक कोशिका होती है, इस तरह से ये द्वार, ये सहायक कोशिका यहाँ पर जुड़ी होती है। ठीक है, ये रंध्र क्षेत्र है, इसमें केंद्रक भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो देखो होता क्या है,
दिन के समय डे में जब लाइट होती है तो उस लाइट में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके CH2O यानी कि शर्करा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। तो शुगर बनाने पर यहाँ कंसंट्रेशन शुगर की बढ़ती है, जल की मात्रा कम हो जाती है। जब जल की मात्रा कम होती है तो फिर यहाँ से सहायक कोशिकाओं से जलद्वार कोशिकाओं में आता है और ये फूल जाती है, रंध्र खुल जाते हैं। शाम के समय या रात्रि में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, जो शुगर है उसका निर्माण बंद हो जाता है और इसमें अब जो जल की मात्रा कम हो रही थी अब यहाँ पर बढ़ने लग जाती है और जो द्वार कोशिकाएं होती है उनसे जल जो है वापस सहायक कोशिकाओं में लौट जाता है और अंदर बंद हो जाते हैं। ये इसका अहम रोल होता है। श्वसन क्रिया 6 नंबर। देखो श्वसन क्रिया भी प्रकाश से ही प्रेरित होती है क्योंकि इससे तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ता है तो प्रत्येक तापमान की जो रिएक्शंस होती है या जो श्वसन की रिएक्शंस होती है वो तापमान पर बहुत डिपेंड करती है। तापमान ज्यादा है तो उस समय श्वसन के जो पदार्थ होते हैं श्वसन क्रियाधार उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही 7वां है पादप वृद्धि। तो देखो प्रकाश होता है तो पादप वृद्धि करते हैं, ये तो आपको पता ही है। 8वां है पादप गतियां। तो कुछ गतियां पादपों की वजह से होती है, प्रकाश की वजह से होती है। जैसे प्रकाश की तरफ पौधे का झुकना, वक्रण गति। तो वक्रण जो है वो पादप गतियां है तो वो प्रकाश की वजह से होती है। तो ये कुछ प्रभाव है। तो आज का हमारा ये टॉपिक प्रकाश या लाइट जो जलवायु के कारक है काफी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।